दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि आप सब्जेक्टिव के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। मेरे दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से एक क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम पूरा फिक्स है मेरे भाई की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके पेपर में आएगी। तो मेरे दोस्तों कैसे लिखना है, इसमें लिखने का फॉर्मेट होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैप का पोर्शन है वहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, यूं ही चुटकी में ला सकते हैं मैप का। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे दोस्तों मैप का क्लास नहीं देखे तो मेरे भाई आज मैं आप लोगों को फ्री में मैप का क्लास करवाने वाला हूं हमारे एप्लीकेशन पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ मैराथन क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो मेरे दोस्तों जैसे भौगोलिक स्थिति आती है, हमारा चाय की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, गेहूं के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, कपास की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करने के लिए आता है क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स का। आखिर मैं बात करूं पिछले 2 साल से नहीं आया है, लेकिन मेरे दोस्तों इस साल आपके पेपर में आएगी। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेहूं का कि गेहूं के भौगोलिक स्थिति क्या है। सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं देखे बल्कि मेरे भाई इस क्लास के माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए मेरे शेरों से सबसे पहला आपका क्वेश्चन आती है क्या कि गेहूं, क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन आएगा, यहां पे लिखा रहेगा 5 मार्क्स। गेहूं की कृषि के लिए 4 अनुकूल भौतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। कितना भौतिक दशाओं का? 4 भौगोलिक दशा या भौतिक दशाओं के वर्णन करने के लिए आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि गेहूं की खेती के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यकता है, कितने पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना हमें जगह चाहिए, इस सब की चीजों के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। आंसर देखिए मेरे भाई, आंसर यहां से आपका स्टार्ट होते हैं सुंदर तरीके से, रट्टा नहीं लगा, सिर्फ समझिएगा। भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होती है हमारा चीन में। दूसरे स्थान पर कौन आता है? हमारा प्यारा सा भारत। भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व का लगभग 8% गेहूं उत्पन्न करता है। और मेरे दोस्तों हमारे विश्व में जितना भी गेहूं का उत्पादन होती है उसका 8% गेहूं सिर्फ और सिर्फ भारत उत्पादित करती है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है और देश का जो उत्तरी पूर्वी पश्चिम, यानी मेरे दोस्तों ये हमारा भारत का मानचित्र है, हमसे पूछा गया उत्तर और मेरे दोस्तों पश्चिम, यानी मेरे भाई इस जगह की मैं बात करूं, याद रखना है इस जगह की बात करूं जैसे हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर वगैरह जो हो गई है, वहां के जो लोगों का मुख्य आहार है वो हमारा गेहूं है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा देश में है और भारत के इसका रैंक कितना है, साथ ही साथ पूरे विश्व का कितना % गेहूं का उत्पादन भारत करती है। जैसे मैंने बताया 8% करता है। भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है? तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर उत्तरी पश्चिमी भाग में रहने वाले लोग इसका मुख्य आहार मानते हैं। अब आते हैं सर भौगोलिक दशाएं क्या है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या क्या होती है। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1 में, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है तापमान। गेहूं का खेती, गेहूं का फसल आप उगाना चाहेंगे तो उसका लिए टेम्परेचर कितनी चाहिए, आइए सर बात करते हैं। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है मेरे भाई। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जैसे ही हमारा धान की कटाई हो जाती है उसके बाद खेत को जोता जाता है, फिर हमारा गेहूं का खेती किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों गेहूं के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बारिश की आवश्यकता भी नहीं होती है और कम से कम बारिश की आवश्यकता भी नहीं होती है। मतलब उनके लिए एक लिमिट हमें जल की आवश्यकता होती है ताकि वो मेरे दोस्तों ग्रोथ हो सके। वही कह रहा है गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20% 20 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। इनके लिए 20 डिग्री टेम्परेचर का होना आवश्यक है। अगर आप 20 डिग्री से ज्यादा दे देंगे तब भी खराब है और 20 डिग्री से आप कम दे देंगे मेरे दोस्तों तब भी क्या है हमारा फसल नष्ट हो जाती है। वही कह रहे हैं कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20% तापमान होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट में था सर वर्षा। अब हमें मान के चलिए हमें गेहूं उगाना है भाई, गेहूं का फसल हमें उत्पादन करना है, तो मेरे दोस्तों गेहूं के फसल के लिए कितना मात्रा में पानी चाहिए? तो देखिए 40 से 75% सेंटीमीटर, 40 से 75, याद रखना 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। यह हमारा गेहूं का पौधा है। देखिए मेरे दोस्तों ये हमारा क्या है? गेहूं का पौधा है। अब हम गेहूं का पौधा को लगाएं यहाँ पे,
ठीक है, गेहूं का पौधा को लगाएंगे, हमारा पूरा तरह से धरातल होगी, तो धरातल से नीचे 40 से 75% आप इंच में माप लीजिए, सेंटीमीटर में 40 से 75% मेरे दोस्तों क्या चाहिए, इनको वर्षा चाहिए जमीन के अंदर में। वही चीज यहां पे क्या रहा था कि मेरे भाई कि 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए मेरे भाई, गेहूं की खेती इस समय लगाया जाता है जब देखेंगे हमारा बारिश का मौसम नहीं है ना, और उस समय हमें बारिश में नहीं होगी, पानी मिलेगा तो हमें खुद से पानी उसको सिंचाई करना होगा, हमें खुद से नहर के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाना होगा। तो गेहूं की खेती के लिए पानी क्या है मेरे दोस्तों, आवश्यक है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट बात है सर मिट्टी की खेती। मिट्टी गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। आप चाहेंगे कि हम सभी जगह पे हम गेहूं को उत्पादन कर सके, नहीं भाई, आप सब जगह गेहूं को उत्पादन नहीं कर पाएंगे। आप गेहूं को उत्पादन वहीं पे अच्छी तरह से कर सकते हैं जहां की मिट्टी दोमट मिट्टी हो। क्या हो, दोमट मिट्टी हो, ठीक है। मिट्टी गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी एवं ठंडा मौसम की गेहूं फसल के लिए जरूरत होती है। और मेरे दोस्तों ये जो हमारा फसल है भाई गेहूं, इसके अंदर में जो हमारे मिट्टी के अंदर में जो जड़ फंसी हुई रहती है वो पूरा शुष्क होना चाहिए, पूरा ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही चीज क्या रहा था कि मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम की गेहूं के फसल के लिए जरूरत होती है, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा, श्रम में लेबर की बात करें तो गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यंत्र का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जैसे पहले लोग हल चलाते थे, तो अभी कोई हल चला रहा नहीं, अभी ट्रैक्टर भिड़ा दे रहा है खेत में जाके। जो 5 घंटा लगता था वो 1 ही घंटा में सपाचट हो जा रही है। तो यंत्र का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे धान से मेरे दोस्तों अब धान का दाना निकालना है तो उसके लिए भी हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो गेहूं की कृषि में यंत्र का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोगों का काम जो है एक मशीन ही कर दे रही है। पहले लोग 10-12 मिलकर खेत को धान की रोपाई करते थे, और आज एक ऐसी मशीन आ चुकी है जिसके माध्यम से मेरे दोस्तों एक मशीन के माध्यम से सारे खेत की रोपाई हो जा रही है। अब आते हैं सर 5वां पॉइंट में, अन्न। गेहूं की फसल के पक्के, अब थोड़ा सा देखिए अन्न में लिखा है, अन्न गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। मेरे भाई जब हमारा गेहूं पक रही है और उस समय अगर बारिश हो गई तो हमारा फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यानी जिस समय हमारा गेहूं पक रहा है उस समय बादल रहित आकाश होनी चाहिए, आकाश में थोड़ा सा भी बादल नहीं होना चाहिए। याद रखना है, इतना चीज आपको लिखना है, तब जाकर आपको मिलेगा 5 मार्क्स। जैसे मैंने अभी आप लोगों को गेहूं के बारे में बताया है, ठीक मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को गेहूं के उत्पादक प्रदेश के बारे में कुछ बातें बता दे रहा हूं, सुनिएगा। भारत में गेहूं उत्पादक के बारे में अगर बात करूं तो भारत में गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है। भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि गेहूं पर ही है। यानी भारत में 1/3 कृषि यानी 3 प्रकार में से 1 प्रकार में सिर्फ और सिर्फ हमारा गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में गेहूं का स्थान खाद्य फसल में दूसरा है। जैसे पहला हमारा कौन हो जाएगा, पहला हमारा चावल है, दूसरे स्थान पर कौन आता है मेरे दोस्तों, हमारा आता है दूसरे स्थान पर गेहूं। पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में उगाई जाने वाली यह एक प्रमुख रबी फसल है। गेहूं की कृषि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ चयनित क्षेत्रों में कृषि की जाती है। देश में कुल गेहूं का उत्पादन का लगभग 2/3 पंजाब अकेला उत्पादन करता है। देश में जितने सारे गेहूं का उत्पादन होती है उसका 2/3 सिर्फ और सिर्फ पंजाब इस गेहूं का उत्पादन करती है। ये पॉइंट में इसलिए डिनोट किया हूं मेरे दोस्तों ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भारत के कौन कौन से जगह पे हमारा खेती की जाती है हमारा गेहूं का। साथ ही साथ आप 2-4 स्टेट का नाम भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर इंप्रेस हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमारा आता है चाय। चाय की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करना है। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि जो चाय की खेती होती है वो पूरी तरह से मेरे दोस्तों पर्वतीय इलाके में होती है। पर्वतीय इलाके में इसलिए बनाया जाता है, हमारा चाय की खेती किया जाता है ताकि जो बारिश का पानी हो वो पूरी तरह से क्या हो, जड़ पे रुके ना। अगर बारिश के पानी थोड़ा सा भी जड़ पे रुक जाती है, चाय के
चाय के पौधे पर थोड़ा सा भी रुक जाती है तो वह चाय का पौधा पूरी तरह से मेरे दोस्तों मरने लगता है। तो कभी कभी हम लोगों को मेरे दोस्तों लगता है कि कभी भी कोई भी फसल में अगर पानी नहीं है उसमें पानी देंगे तो वो जीवित रहती है, लेकिन उसी चीज में अगर ज्यादा पानी दे देंगे तो वह पेड़ मर जाती है। वैसा ही होता है हमारा चाय की खेती के साथ। आइए सर चाय की खेती के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बात करेंगे। चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं एवं उसके वितरण का उल्लेख करें। पहला पॉइंट, यह एक सदाबहार बागावती फसल है। सर बागावती का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? रोपण फसल है। बागावती का मतलब आप लिखेंगे यह एक सदाबहार रोपण फसल है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह एक रोपण फसल के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे इसके लिए गर्म तथा अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेरे दोस्तों जब हम लोग रोपेंगे, जब हम लोग चाय की पौधे को लगाएंगे उस समय नमी होनी चाहिए जमीन पे, और जब हम लोग फसल को काटेंगे उस समय पूरी तरह से आकाश साफ होना चाहिए और धूप होनी चाहिए ताकि उसकी पत्ती पूरी तरह से सूख सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है और हम सब जगह चाय की खेती नहीं कर सकते। हम सब जगह चाय की खेती नहीं कर सकते। हम चाय की खेती वहीं पे कर सकते हैं जहां की मिट्टी पूरी तरह से क्या हो मेरे भाई? उपजाऊ भूमि हो। ठीक है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन खादों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे जब हम लोग खेत में धान रोपते हैं या गेहूं रोपते हैं ना मेरे भाई, उस समय हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं। यस या नो? हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, गोबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मेरे दोस्तों जब हम लोग चाय की खेती करेंगे उस समय हमें मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, मिट्टी को अच्छा नमी बनाने के लिए उसमें हमें को नाइट्रोजन खाद्य डालना पड़ता है ताकि वो पौधा ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि चौथा पॉइंट भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट में लिखेंगे सर तापमान। अगर आप चाहते हैं कि हमें चाय की खेती करना है तो इसके लिए आदर्श तापमान जो होती है वो हमारा 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसका जो तापमान है मेरे दोस्तों वह 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हमारा तापमान होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अगला 6ठा पॉइंट में वर्षा की बात करें तो मेरे दोस्तों 125 से 750 सेंटीमीटर होना चाहिए। 7वां पॉइंट पे आते हैं चाय के पौधे की जड़ों में पानी जमना खतरनाक है। अगर चाय की खेती में अगर आप चाय की खेती कर रहे हैं, देखिए आप चाय की खेती कर रहे हैं और चाय की खेती के नीचे जो होती है उनके जड़ में पानी अगर जम जाती है तो ये पूरी तरह से बहुत ही खतरनाक है। वो पूरी तरह से वो पेड़ को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों? नष्ट कर देगी। अतः चाय की खेती के लिए 27% दक्षिणी से 43% उत्तरी अक्षांशों के मध्य पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। अब चाय की खेती सब जगह नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि चाय की खेती आप सब जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पे कर सकते हैं जहां मेरे दोस्तों 27 डिग्री दक्षिणी और 43 डिग्री अक्षांश के मध्य पहाड़ियां स्थित हो। आप सभी पहाड़ी पे सोचेंगे हम चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में और वहां पे जाकर हम खेती करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब यह एक प्रकार श्रम प्रधान फसल है, याद रखना है। इसमें हमारा क्या है मेरे दोस्तों? मशीन का उपयोग नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में होती है, पहली बात। दूसरी बात है मेरे दोस्तों इसे हमें हाथों से तोड़ना पड़ता है। आप देख रहे टोकरी लेकर कैसे तोड़ रही है भाई, बच्चे बूढ़े सब कोई इस तरह से तोड़ते हैं और नीचे डालते जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे वही चीज कह रहा था कि यह एक श्रम प्रधान फसल है क्योंकि चाय की पत्ती को हाथों से तोड़ा जाता है ना कि मशीन से। चाय की जो पत्तियां होती है वो हम लोग हाथ से तोड़ते हैं, इसमें हम लोगों को मशीन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कारण से चाय को एक श्रम प्रधान फसल कहते हैं। ठीक है। आइए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा भारत में चाय का जो उत्पादन होती है वो हमारा आसाम में होती है। मैंने अभी जस्ट कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का क्लास नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हमारा आसाम। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना है हमारा राज्य के चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य। अगर मैं बात करूं आसाम के अलावा कोई और ऐसा राज्य जहां पे हमारा चाय का उत्पादन होती है तो हमारा पश्चिम बंगाल हो गया तथा तमिलनाडु हो गई, क्योंकि ये सब हमारा थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। अब कुछ पॉइंट और डिनोट कीजिएगा मेरे दोस्तों, कुछ और पॉइंट आप लोग डिनोट कीजिएगा। क्या कहता है मेरे भाई? सुनिएगा। कहता है कि संसार के प्रमुख चाय उत्पादक देश, सबसे पहला स्थान पे चीन आता है। चाय का सबसे बड़ा देश जो हमारा आता है
वो हमारा कौन आता है, तो हमारा चीन। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को किसके बारे में, गेहूं के बारे में, तो गेहूं अभी हमारा कौन हो जाएगी, चीन। ठीक है, आगे आता है जापान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, केनिया। अर्जेंटीना प्रमुख चाय का उत्पादक देश है, और अर्जेंटीना मेरे दोस्तों प्रमुख चाय का उत्पादक देश है। तो इतना सारा पॉइंट मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से डिनोट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यह एक बागावती फसल है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, और इसके मिट्टी काफी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी में उर्वरक डालने से मेरे दोस्तों इसमें डालना पड़ेगा क्या, नाइट्रोजन खाद डालना पड़ेगा। इसके बाद तापमान 25 से 30 होना चाहिए, वर्षा 125 से 750 होनी चाहिए। चाय के पौधे की जड़ें लगभग मेरे दोस्तों क्या खतरनाक होती है अगर पानी कहीं रुक जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं सर कपास के बारे में। ठीक है, और मैं जैसे ही गेहूं के बारे में बात किया हूं वैसा ही आपको चावल के बारे में भी लिख लेना है, यानी हमारा धान के बारे में। अब आते हैं सर कपास की खेती के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कपास की खेती कहता है कि कपास की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या है। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक, अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी आए आंसर आपको वही लिखना है। कपास की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या है, भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखें, अथवा कपास के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ठीक है, अब आंसर लिखेगा कपास की खेती के लिए आवश्यक जलवायु दशाएं। कपास की खेती के लिए अगर आप कपास का उत्पादन करना चाहेंगे उसके लिए आवश्यक जो जलवायु दशाएं हैं वो क्या है मेरे दोस्तों। देखिए, पहला में आपको बताना है कि जलवायु प्रदेश, सबसे पहले आपको बताना है पहला पॉइंट में कि जलवायु प्रदेश, पहला पॉइंट में बताना है क्या, जलवायु प्रदेश। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। पहला तापमान बताना है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं लिख रहा हूं डिनोट कर रहे पॉइंट पे, पॉइंट डिनोट कीजिए। ठीक है, पॉइंट डिनोट कीजिएगा मेरे भाई। कहता है कि तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इनका जो टेम्परेचर होगी वो मेरे दोस्तों 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए कपास की खेती के लिए। अगर बात करूं वर्षा, 50 सेंटीमीटर की नियमित वर्षा चाहिए, और इनको वर्षा चाहिए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मृदा काली एवं जलोढ़ मिट्टी। आपसे पूछा जाएगा कि कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मृदा कौन सा है, तो बताएंगे सर काली मिट्टी। याद रखिए, काली मिट्टी को ही हम लोग रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कपास की फसल को विकसित होने के लिए लंबे समय तक गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब कपास, जैसे हम लोग धान लगाए 3 महीना में ही हमारा धान पककर रेडी हो गया, कपास के लिए लंबे समय चाहिए, कपास के लिए एक लंबा समय अवधि चाहिए। ठीक है, तो कपास की फसल को नियमित विकसित होने के लिए लंबे समय तक गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 6 है सर, कपास की फसल उगाने तथा चुनाई के लिए कम से कम 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। मेरे भाई, कपास की खेती के लिए 180 दिन मतलब होता है 30 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 महीना का समय लगता है हमारा कपास का पौधा से हमें फसल निकालने के लिए। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कपास की फसल को उगाने तथा चुनाई के लिए कम से कम 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। सागरीय पवन का कपास के पौधे के लिए लाभप्रद होता है, और सागरीय पवन जो हमारे समुद्र से हवाएं चलती है वो हवा हमारे कपास की खेती के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होती है। तो आप इस तरह से मेरे दोस्तों कपास के बारे में सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ये सब आप लिख सकते हैं कि मेरे दोस्तों कपास की खेती हमारे ये जगह पे किए जाते हैं भारत के। अब आते हैं सर, हमारा आता है धान के बारे में। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि भारत एक ऐसी देश है जो हमारा कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है मेरे दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन मेरे भाई, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा आत्महत्या यहाँ पे किसान भाई करते हैं। अफसोस की बात, पूरे विश्व की दुनिया में 238 देश में से भारत एक ऐसा लौता देश है जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, सिर्फ इस वजह से मेरे दोस्तों कि उसका फसल का उत्पादन सही से नहीं हो पाती है, वो लोन चुका नहीं पाते हैं, है ना। नीलम मोदी इतना कितना अरब खरब डॉलर लेकर विदेश भाग गए। नीरज मोदी लेकर कितना अरब खरब भारत से दूसरा देश चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज किसान भाई अगर 50,000 का लोन लेते हैं ना तो 50 बार उसके घर में डाका डालने के लिए बैंक वाला आ जाता है।
या कोई और पार्टी वाले आ जाते हैं, तो बंदा आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। फसल के उत्पादन होंगे तभी तो वो चुका पाएंगे ना भाई। आइए सर अब बात करते हैं सर मेरे दोस्तों, ये बूढ़ा चाचा को, दादाजी को देखिए, ये सब जगह पे मुझे रहना बहुत पसंद है भाई। आप लोगों का घर द्वार अगर ऐसा जगह पे है मुझे जरूर बुलाइएगा मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा जगह बहुत पसंद है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं धान की खेती के बारे में, सॉरी हाँ चावल की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करना है। देखिए मेरे दोस्तों चावल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो आइए सर चावल की स्थिति के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बात करते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मॉनसून जलवायु की उपज है। अभी जितना फसल मैंने बताया सारा फसल क्या उष्णकटिबंधीय मॉनसून फसल है, ठीक है। अतः इसकी फसल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए हमें उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इनको जितना हम जल में डुबो कर रखेंगे वो पौधा उतना ही ग्रोथ करेगी। अब आते हैं सर प्राकृतिक, यह उष्णकटिबंधीय उपज है। हमारा जो धान का पौधा है यह हमारा क्या है मेरे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय उपज है। दूसरा पॉइंट में जलवायु, इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। अगर आप धान की खेती करना चाहेंगे तो इसके लिए मेरे दोस्तों आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए क्या होता है, आर्द्र जलवायु क्या होता है मेरे दोस्तों, उपयुक्त होती है। अब अगला पॉइंट पे आप बात करते हैं सर कि तापमान बोते समय जब हम लोग बो रहे हैं, है ना मैं टपाटप एक्चुअली मैं भी बोया हूं कभी, इसलिए मुझे इस सब के बारे में एक्सपीरियंस है भाई। जब बोते हैं ना भाई तो उस समय टेम्परेचर आपको 20 डिग्री चाहिए, ठीक है, तथा पकते समय टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए 27, क्योंकि जब हम बोते हैं तो खेत में जब पूरी तरह से पानी होती है तभी हम टपाटप बो सकते हैं। सूखे खेत में कौन बो सकता है भाई, है ना। और पकते समय 27 डिग्री टेम्परेचर का होना आवश्यक है। पकते समय खुला आकाश तथा चमकीली धूप उपज उभर जाती है। अब जैसे हमारा धान की खेती पक रही है, धान का पौधा जैसे पक रहा है उसके लिए खुला आसमान होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे दोस्तों जो हमारा आकाश है वो पूरी तरह से चमकीले होने चाहिए। चमकीला धूप जब पौधों पर लगती है ना तो वो पौधा और ग्रोथ करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होती है। जैसे अभी बताया ना ये हमारी धरती है, हमारा ये पौधा है, तो इसके लिए मेरे दोस्तों लगभग आपको 100 से 200 नीचे सेंटीमीटर तक वर्षा आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मृदा की बात करें इसके लिए चिकनी गहरी दोमट मिट्टी या तो जलोढ़ मिट्टी, चिकनी जलोढ़ मिट्टी आप लिख सकते हैं कि धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी को अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी का उपजाऊ धान की खेती के लिए बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। भूमि, इसके लिए समतल भूमि चाहिए। धान की खेती करेंगे आप सोचेंगे पहाड़ी इलाके में, नो संभव नहीं है। हम लोग वो धान की खेती समतल भूमि पे इसलिए करते हैं ताकि वो पानी मेरे दोस्तों खड़ा हो सके। पहाड़ी इलाके में पानी नीचे ही उतर जाएंगे, धान के पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो भूमि, इसके लिए समतल भूमि जो चारों ओर से ऊंची मेड़ से घिरी है। मेड़ का मतलब हम लोग आड़ बोलते हैं देहात में, जो आड़ होती है ना मेरे भाई, ताकि पानी रुक सके खेत के बीचों बीच में। भूमि, इसके लिए समतल भूमि जो चारों ओर से ऊंची मेड़ से घिरी हो अति उत्तम है भाई, ठीक है। अगला है सर उत्पादक क्षेत्र। चावल का उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी डेल्टा मैदान क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और हमारा क्या होगा मेरे दोस्तों उत्तरी भारत। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन को जगह मेरे दोस्तों वेस्ट बंगाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का हमारा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला, तो वर्धमान में बताएंगे सर। पश्चिम बंगाल में कौन से जिला, वर्धमान में बताएंगे। तो मेरे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को धान की खेती के बारे में और चाय की खेती के बारे में, कपास की खेती के बारे में और गेहूं की खेती के भौगोलिक स्थिति के बारे में जो मैंने आप लोगों को समझाया मेरे दोस्तों, एक बार में तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपके दिमाग में अगर आप सही तरीके से देखे होंगे तो एक ही बार में आपका घुस जाएगी। फिलहाल हम लोग बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।